The Hindu and Indian Express. Today the date is 26th July, so let's get started. हमारे पास आज के न्यूज़पेपर से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज कि हम लोग माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट को डिटेल में जानेंगे और 23 में जो अमेंडमेंट किए गए थे। डिमेंशिया को लेकर एक आर्टिकल है, इसके बारे में जानेंगे कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जियो कैलकुलस ऑफ मॉस्को विजिट, कर्नाटका बिल पॉइंट्स टू लार्जर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो रिजर्वेशन दिया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, और इलीगल कोल माइनिंग पर एक अच्छा आर्टिकल है, तो हम इन पांचों को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला है कि स्टेट्स को अनलिमिटेड राइट दिए गए टू टैक्स मिनरल्स रिच लैंड्स, क्योंकि यहां पर क्या किया था कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी किए गए ओवर द इयर्स, 2015 में किए गए, 17 में किए गए, देन 23 में किए गए। ठीक है, उनके बारे में भी जानेंगे, हम इस एक्ट को पूरा समझेंगे। बट यहाँ पर जो वर्डिक्ट निकल के आया है, ये केस कोई आज का नहीं है, ये केस था 1981 का, बिटवीन इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक, उस केस में कह दिया गया था उस वक्त कि नहीं, ये जो रॉयल्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है, वो रॉयल्टी इज ए फॉर्म ऑफ टैक्स, तो इस पे आप और ज्यादा ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा सकते, आपको सेस वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस इंडस्ट्री पे सीमेंट, इंडिया सीमेंट लिमिटेड पर सेस लगा दिया था, तो ये कोर्ट पहुंच गए थे उस टाइम। ठीक है, ये तब का 1989 का केस है जो अब तक चला आ रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेंटर ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। माइंस एंड मिनरल एक्ट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन टैक्सेशन ऑफ माइनिंग लैंड्स, क्वेरीज, एनी डाइल्यूशन विल इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रेज रेवेन्यू। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि माइनिंग एंड क्वेरिंग में फर्क क्या है। क्वेरिंग इज लाइक आप सरफेस पे भी कर सकते हो, ठीक है, पत्थर तोड़ के, दैट इज कॉल्ड एज क्वेरिंग। माइनिंग इज लाइक वेयर यू नीड टू डिग डीप इनटू द क्रस्ट। चलिए, तो यहाँ पे जो 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 8-1 मेजोरिटी से जजमेंट दिया है दैट पार्लियामेंट कैन नॉट लिमिट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू टैक्स मिनरल बियरिंग लैंड्स एंड क्वेरीज। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ मिनरल रिच स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब पुअर स्टेट की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? अगर इनके पास इतना रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि टैक्सेशन पावर्स इनकी कम कर दी गई है बाय इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो यहां पर जजमेंट ने फ्री कर दिया स्टेट को फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कहना है दैट एनी डाइल्यूशन दैट इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रेज रेवेन्यू विल इम्पीड देयर एबिलिटी टू डिलीवर वेलफेयर स्कीम्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म की बात की है। फिजिकल फेडरलिज्म एंटेल्स दैट द पावर ऑफ स्टेट्स टू लेवी टैक्सेस विद इन द लेजिस्लेटिव डोमेन कार्व्ड आउट टू देम। 7th शेड्यूल में जो लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो डोमेन दिए गए हैं, उसमें टैक्सेशन पावर स्टेट के पास रहनी चाहिए। ओके, बट दे आर हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे अगेन सेंटर को एक तरह से लताड़ लगाई गई है। वर्डिक ने भी यही बात नोट की दैट मिनरल रिच स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा कंटिन्यू टू हैव पर कैपिटा इनकम बिलो नेशनल एवरेज। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में आया था। इट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन टैक्सेशन ऑफ माइनिंग लैंड्स एंड क्वेरीज। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने बोली कि आप जिसको टैक्स कह रहे हो वो एक्चुअली टैक्स नहीं है, वो रॉयल्टी है। जैसे कोई भी अगर आपका कंटेंट यूज करना चाहता है तो वो आपको एक रॉयल्टी पे करेगा, उसी तरीके से यहाँ पे जिसकी जमीन है, अब चाहे वो गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की अंडर में आपकी हो, या किसी प्राइवेट आदमी की भी हो, ठीक है, उसको रॉयल्टी का अधिकार है उस आदमी से, अगर कोई कंपनी उसके यहाँ से कोई रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहती है तो। अब चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट का लैंड हो या प्राइवेट गवर्नमेंट का लैंड हो, कोई भी कंपनी वहां आकर उस माइन करना चाहती है तो वो उसको एक रॉयल्टी पे करेगी, और ये रॉयल्टी टैक्स नहीं कही जा सकती। क्योंकि अगर सपोज कीजिए प्राइवेट लैंड होता तो भी तो रॉयल्टी देनी पड़ती ना, लेकिन जस्ट बिकॉज की ये जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है और यहाँ पे रॉयल्टी जो पे कर रहे हैं उसको आप टैक्स कंसिडर नहीं कर सकते। यही इस जजमेंट ने क्लियर किया है। The court further held that royalty paid to the states by mining leaseholder is not a tax. ठीक है, इस केस के रूट कहां से हैं? डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया सीमेंट लिमिटेड एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। The state legislature drive their power to tax mines and quarries under Article 246, read with entry 49, that is tax on lands and buildings in the state list. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, वो यहाँ पर रॉयल्टी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती है, ठीक है, या उन पर एक एक्स्ट्रा सेस लगा सकती है। चलिए, ये हमारे पास ये एंट्री नंबर, स्टेट लिस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट जो है वो है इस एक्ट को पूरी तरीके से समझना। ओके, तो हम फोकस करते हैं इस एक्ट को समझने पे और इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए ओवर द ईयर उनके बारे में जानने में। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट ये आया था 1957 में। इट रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया।
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस एक्ट का था इज टू डेवलप एंड रेगुलेट माइंस एंड मिनरल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ensuring the systematic and scientific exploitation of mineral resources। अब देखिए इसको समझने के लिए ना पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, उसके बिना ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास टर्म्स हैं रिकॉनिसेंस परमिट, प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग, माइनिंग लीज एंड कॉम्पोजिट लाइसेंस। जब तक ये चारों टर्म का मतलब क्लियर नहीं होगा तब तक ना ये इशू समझ में आएगा ना ही ये एक्ट। तो इस एक्ट में टाइप ऑफ कंसेशन दिए गए। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू रिकॉनिसेंस परमिट, इट इज फॉर लाइक प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग टू आइडेंटिफाई मिनरल रिसोर्स। जैसे हमें अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के जो रिजर्व हमें मिले, इट इज नथिंग बट जस्ट अ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉनिसेंस परमिट। यानी आपने एक परमिट लिया कि हम यहाँ पे कुछ देखना चाहते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं हमें किसी तरह के मिनरल रिसोर्सेज के। ठीक है, अगर आपको वो मिल जाता है तो फिर आप प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस ले सकते हैं कि वी वांट डिटेल एक्सप्लोरेशन टू डिटरमिन द एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, कि कितना मिनरल डिपॉजिट यहाँ पर है, जैसे लिथियम आयन का, या फिर क्या किस क्वालिटी का, या कोल है तो किस क्वालिटी का है। ठीक है, उसके लिए आपको लेना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट इज माइनिंग लीज। अब जब आपको सब कुछ श्योर हो गया कि यहाँ पर इतना डिपॉजिट है, इस क्वालिटी का है, इतना क्वांटिटी है, तो फिर आप कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए माइनिंग लीज लेते हो। और कॉम्पोजिट लाइसेंस दिया जाता है जब आप किसी एक ऐसी फील्ड पे एक्सप्लोर कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा और मुझे ही माइनिंग करनी है यहाँ पे, तो मैं कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगा विच विल ग्रांट मी बोथ प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, यानी कि डिटेल एक्सप्लोरेशन करने के राइट्स, प्लस माइनिंग ऑपरेशन। यानी कि ये जो दो हैं प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एंड माइनिंग लीज, ये दोनों आपको मिल जाएंगे अंडर कॉम्पोजिट लाइसेंस। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑक्शन सिस्टम। ऑक्शन सिस्टम लाया गया था टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, क्योंकि कई बार क्या होता था, स्पेशली अब तो नहीं बट 90s के दौर में, उस टाइम सब जो नेताओं के क्लोज फैमिली मेंबर्स वगैरह होते थे उन्हीं को सब कुछ दे दिया जाता था, माइंस वगैरह, राइट, या फिर जिनसे उनको पॉलिटिक्स में फायदा मिल रहा हो, जैसे अंबानी ग्रुप। आज अंबानी ग्रुप जो भी है, लेकिन वो शुरुआत उसकी ऐसी हुई थी पॉलिटिकल कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नेक्सस के थ्रू। ओके, सो इंट्रोड्यूस्ड enhance transparency and fairness in allocation of mineral resources, and all mineral concessions जो ऊपर हमने चार टाइप के देखे, they are granted only through competitive bidding। Clear? Role of central and state government. So central government will formulate the policies and regulations, while state government are responsible for granting the leases and ensuring compliance with the regulation। ठीक है, पॉलिसी सेंटर बना सकता है, रेगुलेशन सेंटर कर सकता है, बट अल्टीमेटली जो लीज दी जाएगी वो दी जाएगी बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बनाया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इट इज एस्टैब्लिश्ड टू वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द पर्संस एंड एरिया अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। ए पोर्शन ऑफ द माइनिंग रेवेन्यू इज एलोकेटेड टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। क्योंकि देखिए जिन एरियाज में जनरली माइनिंग की जाती है ना, वहां पे हद से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कई बार लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज, यहाँ तक कि कई बार लंग्स कैंसर टाइप तक की चीजें हो जाती है। लेकिन तो माइनिंग कर रही है कंपनी, उसको तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को क्या मिला? अगर उनको वर्क भी मिला माइनिंग में तो भी उनकी हेल्थ खराब होनी है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो इनके वेलफेयर के लिए एक फंड बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, राइट। इसमें कुछ पैसे जमा किए जाएंगे, यानी कि अगर कंपनी का जो भी रेवेन्यू हो रहा है वहां से माइनिंग करके, उसका कुछ परसेंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा, और ये फिर वहां के लोकल लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा। अगेन क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज भी हमने अपने इंडिया का जो मेन लैंडमास है उसका हार्डली 30% ही एक्सप्लोर किया है। हमें पता ही नहीं है कि अभी और कितने मिनरल डिपॉजिट इंडिया के ट्रस्ट में हो सकते हैं। सो इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग रीजनल एज वेल एज डिटेल्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। पेनल्टीज, द एक्ट इम्पोज स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज, और आज ही हम देखेंगे इलीगल कोल माइनिंग कितनी ज्यादा रैम्पेंट है इंडिया में, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। ठीक है, अब ओवर द ईयर्स जो अमेंडमेंट्स आए उन पे एक नजर डाल लेते हैं। एमएमडीआर एक्ट has been amended multiple times to address emerging issues and improve the regulatory framework। सबसे पहले 2015 में अमेंडमेंट आया। यहाँ पे कहा गया कि ऑक्शन करवाना जरूरी है फॉर मिनरल कंसेशन, जो चार टाइप के लाइसेंस उसके लिए ऑक्शन सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया, और साथ में स्टैब्लिश कर ली गई ऊपर जो हमने दो बॉडी तय की, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, ये दोनों स्टैब्लिश हुई 2015 के अमेंडमेंट से, क्योंकि ये केसेस आने लगे थे कि हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है यहाँ लोकल एरिया में रहने वाले लोगों की, तो इनको तो कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, माइनिंग कंपनी प्रॉफिट ले जाती है, स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू ले जाती है, फिर इन लोगों का क्या? तब जाकर 2015 में ये अमेंडमेंट्स किए गए थे। नेक्स्ट इज 2021 अमेंडमेंट। इट रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस, फैसिलिटेटिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर माइनर्स।
नो व्हाट इज कैप्टिव माइन? आप ये समझिए कि किसी कंपनी को कोल चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उनका पावर प्लांट भी है, ठीक है। इस कंपनी का पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर रहा है, उसके लिए उसको कोल भी चाहिए। तो वो किसी और से खरीदेगा कोल, उसको उसका प्रॉफिट मार्जिन देगा। उससे बेटर है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे एनटीपीसी है, तो वो खुद ही एक कोल ब्लॉक ऑक्शन में से ले लेगी, ठीक है। और यहाँ पे वो जो कोल माइनिंग करेगी, वो कोल सिर्फ उसी के प्लांट में जाएगा, ऐसे कहीं और सेल नहीं कर सकते वो, ठीक है। और जिसने कोल माइनिंग ली होगी फॉर कमर्शियल सेल, यानी कि मैं कहीं भी किसी को भी सेल कर सकता हूं, वो कहलाएगा मर्चेंट वाला, ठीक है। दैट इज मर्चेंट माइन। कैप्टिव माइन इज कि मेरा ही इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जनरेशन है और मुझे अपने ही यूज के लिए चाहिए, सिर्फ मुझे किसी और को सेल नहीं करना कोल, मुझे अपने खुद के यूज के लिए कोल चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कैप्टिव माइनिंग, ओके। तो उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन हुआ करता था, इसको खत्म कर दिया गया। 2023 अमेंडमेंट, यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए गए, इसको अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। जैसे इंट्रोड्यूस किया गया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग से ले सकते हो, रिमूवल ऑफ सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स एंड एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट ऑक्शंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। और अभी कल के पेपर में ही हमने देखा था कोबाल्ट और निकल के ऑक्शन किए गए, राइट। लिथियम का अभी जम्मू कश्मीर में वो जो चल रहा है, उसको देखते हैं कितना निकल के आता है वहां से। चलिए, तो 23 के अमेंडमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अमेंडमेंट एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स essential for India's economic development and national security. First, introduction of exploration license. तो यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी ऑफ लाइसेंस इंट्रोड्यूस की गई, जो हमने ऊपर देखी थी, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, विच कवर्स बोथ रिकॉनिसेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो हमने ऊपर देखा था कि जो फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी, रिकॉनिसेंस एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया एक ही में और कह दिया गया इसको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि आपको प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग करनी थी पहले, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मिनरल हो सकता है यहाँ पे, वो भी डन है। और अगर आपको मिलता है तो फिर आप उसका डिटेल एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हो, ताकि आपको उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पता चल जाए, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बाय मर्जिंग बोथ ऑफ दिस, रिकॉनिसेंस परमिट एंड प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस। क्लियर है यहाँ से? उसके बाद तो फिर माइनिंग लीज आ जाएगी। Okay, for specified minerals. This change aims to attract FDI and involve junior mining companies in the exploration of deep-seated and critical minerals like gold, platinum, rare earth element. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। सेकेंड, रिमूवल ऑफ 6 मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल। अब एटॉमिक मिनरल्स का आपको पता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं होता था, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी में से ही 6 मिनरल्स को बाहर कर दिया कि ये एटॉमिक मिनरल्स है ही नहीं, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सके उसमें, राइट। और ये 6 मिनरल्स हैं आपके लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम एंड जिरकोनियम। दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मिनरल्स रिजर्व फॉर गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन। अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। This open up these minerals for private sector participation, thereby encouraging more extensive exploration and mining activities. ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड वन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन फॉर क्रिटिकल मिनरल। अब यहाँ पे ऑक्शन किए जाएंगे, जो कि कल की न्यूज में हमने देखा था, ठीक है, कल ही किए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ एम्पावर्ड टू एक्सक्लूसिवली, ठीक है, बात जब क्रिटिकल मिनरल्स की होगी तो एक्सक्लूसिव राइट किसने रखा है अपने पास? सेंटर ने, ठीक है, वो ऑक्शन करेगा। एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल कंसेशन फॉर critical minerals such as lithium, cobalt, nickel, and rare earth elements. Revenue from these auctions will go to respective state governments, accelerating the auction and production process for industries like electronics and clean energy. ठीक है, ऑक्शन का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? सेंटर के पास। और यहां से जो रेवेन्यू आएगा वो किसके पास जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास। Extended reconnaissance activities. This allows for more comprehensive reconnaissance activities, including subsurface excavation, which were previously prohibited, and the change aims to enhance the identification, exploration of mineral resources. हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो लैंड मास है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कितने मिनरल्स हमारे यहाँ हैं। इंसेंटिव्स फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर्स। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए एक्सप्लोरेशन ना थोड़ा ट्रिकी टास्क है, हम इतना फंड, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी मैन पावर उसमें यूज करें, इतना इन्वेस्ट करें, और हो सकता है कि कुछ भी ना निकले, खाली हाथ भी जा सकते हो, तो उसको इंसेंटिवाइज करना भी जरूरी है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर्स विल रिसीव ए शेयर ऑफ ऑक्शन प्रीमियम इफ द रिसोर्स दे डिस्कवर आर ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज। कल को अगर आप कोई डिस्कवर करते हो कि यहाँ रिसोर्स मिला है, उसको ऑक्शन किया जाएगा, तो उसमें से जो ऑक्शन का प्रीमियम आएगा उसमें से आपको भी शेयर मिलेगा, यानी कि एक्सप्लोरेशन कंपनी को भी शेयर मिलेगा। This incentive is designed to encourage more private investment in exploration activities.
रेगुलेशन एंड टर्म्स, तो स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट द ऑक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब एक्सप्लोरेशन लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों दे रही है, क्योंकि वो हमने ऊपर बात की थी क्रिटिकल मिनरल्स की। ठीक है, ये ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स था जहां पे सेंटर एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स ऑक्शन एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दे सकती हैं थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग विद टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द वैलिडिटी ऑफ दीज लाइसेंस विल बी फॉर 5 years with possibility of a 2-year extension. Now, these amendments are expected to create a more conducive legal environment for attracting investment and ensuring a steady supply of critical minerals necessary for India's strategic sector and energy transition goals. मैं आजकल आपको कंक्लूजन इसलिए देता हूं ताकि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन लिखना सीख जाएं, ताकि हर क्वेश्चन में आप 1 से 2 मार्क्स का एडवांटेज लेकर चलें। जब चारों पेपर के मिलाओगे तो डेफिनेटली यू विल हैव ए 30-40 मार्क्स एडवांटेज अगर आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा है तो। ठीक है, तो 23 के अमेंडमेंट जान लिए हमने, वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पे हमने ये पूरा एक्ट जान लिया। ओवर द इयर्स जो अमेंडमेंट हुए अलग अलग 2015, 21, 23 में हमने ये भी जान लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर डन विद दिस फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड इज यहाँ पे कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक कांग्रेस को एड्रेस किया था यूएसए की। ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रहे थे और कुछ उनके फेवर में भी थे, तो अमेरिकन सोसाइटी भी थोड़ी डिवाइड है इस वॉर में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कल कि देयर शुड बी ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ईरान, क्योंकि इसका ये मानना है कि वेस्ट एशिया में जितना भी सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, चाहे वो शिया सुन्नी का हो या चाहे फिर वो जो इसकी प्रॉक्सीज हैं जैसे हाउदी रेबल्स, लाइक हमास, हिजबुल्ला, इन सबको फंड कौन करता है, इन सबको हथियार कौन दे रहा है, ईरान दे रहा है। तो इनका ये मानना है कि ईरान इज लाइक एन इविल, इसके अगेंस्ट सबको फाइट करना चाहिए, इट इज पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ टेरर। ठीक है, तो ईरान के अगेंस्ट एक ग्लोबल अलायंस बनाने की इन्होंने बात की है कि सभी कंट्रीज को साथ आना चाहिए इस टेरर को सपोर्ट करने वाले ईरान को रोकने के लिए। तो आगे चलते हैं। कैरल ने क्या किया था कि यहाँ पर इन्होंने ना एक ब्यूरोक्रेट थी मिस वासुकी, उनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया था इन चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्न विद एक्सटर्नल कोऑपरेशन। अब क्या है कि जब बात आती है किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन की, तो वो एक्सक्लूसिवली सेंटर का डोमेन है, वहां स्टेट्स अलाउ नहीं कर सकते। बट अब कुछ पॉइंट से सोचिए, क्या स्टेट का जो ये स्टेप था, क्या ये ठीक था? अगर हम ठीक कहेंगे इसको, तो हम 3 एस्पेक्ट सोच सकते हैं इसमें। फर्स्ट इज कि केरल का अच्छा खासा डायस्पोरा फॉरेन में रहता है। ठीक है, और काफी सारे वायलेंस की न्यूज आती है वेस्ट एशिया से। ठीक है, जैसे एक नर्स के हाथ काट दिए गए थे, कई बार इनके वर्कर्स वहां पे मर जाते हैं। ठीक है, तो इस डायस्पोरा का अगर सपोज कि इंडियन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो एटलीस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट पे तो फिर जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि वोटर तो अल्टीमेटली वही है, केरल, उनकी फैमिलीज। वो तो क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे ना कि हमारे बच्चे वहां इस तरह से इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तो फिर स्टेट गवर्नमेंट तो ज्यादा से ज्यादा सेंटर को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। सेकेंड इज कि कई बार स्टेट अपने आप को विदेश में दिखाना भी चाहता है कि आप एफडीआई लेके आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आप देखिए ठीक है हमारे यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, आप मेडिकल टूरिज्म के लिए आइए केरल। इस तरीके की चीजें अट्रैक्ट कर सकती हैं, आप अपने स्टेट को प्रेजेंट कर सकते हो फॉरेन में और भी बेहतर तरीके से, राइट? तो ये अगर हम इन एस्पेक्ट्स पे सोचें तो एक बार को ठीक है कि अगर स्टेट्स डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, बट अल्टीमेटली बात आ जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉरेन रिलेशंस की टोटल पावर जो दी है वो सेंटर को दे रखी है, उसमें स्टेट के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो केरल्स डायस्पोरा ओरिएंटेड पोस्टिंग ड्रॉस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फ्लैग, क्योंकि 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट आइटम 10 स्पेसिफाइज दैट फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल मैटर्स दे आर सोल प्रेरोगेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने एक मिस वासुकी को अपॉइंट किया था सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ मैटर्स कंसर्न टू एक्सटर्नल कॉपरेशन, क्योंकि कैरल कहता है कि हमारा फोकस तो हमारे डायस्पोरा पे था जो रहता है दूसरे देशों में, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे था। जैसे कैरल में जब बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, तो यूएई ने काफी सारे पैसे डोनेट किए थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेन अफेयर इज नॉट ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, जहां पे दोनों वो बना सके लॉ। जयशंकर पुशेस फॉर अर्जेंसी इन रिजॉल्विंग स्टैंड ऑफ एट एलएसी। अब देखिए ये काफी टाइम से ये चल रहा है। ठीक है, हमने इसका पूरा मैप अच्छे से डिस्कस किया हुआ है पहले। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस न्यूज में ऐसा कुछ नया नहीं निकल के आ रहा है, बस टॉक्स चलती रहती हैं, बट कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा है अभी तक। जब होगा, कुछ नया मूवमेंट होगा, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया रिजेक्ट यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी रशिया विजिट।
तो यहाँ पे जो यूएसए को पसंद नहीं आया वो उसको उसका ये था कि जिस वक्त हम लोग नाटो का सबमिट कर रहे थे वॉशिंगटन में, उसी वक्त इंडियन पीएम रशिया की विजिट पे गए थे। अब वो भी बात है, नाटो पूरे तरह से क्रिटिसाइज कर रहा है रशिया को ही यूक्रेन वॉर के लिए, बट प्राइम मिनिस्टर का इसी वक्त जाना यूएसए को पसंद नहीं आया। बट हमारे इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यही दिखा रहे थे कि वी हैव ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमने हमारे खुद के अपने कुछ कंसर्न्स हैं रशिया को लेकर। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वेस्ट किस लेंस से देखता है रशिया को, राइट। तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कई बार। इंडिया रशिया रिलेशन पे मैंने आपको मेंस 450 प्लस में पूरा टॉपिक भी कराया हुआ है, तो प्लीज वहां से देख लेना, हमने उस पर सारी बातें की हुई हैं। स्किल लोन स्कीम को मॉडल किया गया है। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे ये लोग लोन देते थे स्किल कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो सिर्फ 1.5 लाख का, उतने में कुछ होता नहीं है। आजकल कोर्स अच्छी जगह से अगर आप कोर्स करोगे तो उसकी फीस ही बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 7.5 लाख, ताकि बच्चा अच्छी जगह से स्किल्स ले सके। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर लॉन्च्ड रिवैम्प्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम, hiking the eligible size of loans for high-end skilling course from 7.5 lakh to 7.5 lakh from 1.5 lakh। इससे पहले जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम चलती थी फॉर स्किल डेवलपमेंट 2015 में लॉन्च की गई थी टू क्रिएट ए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर कोर्सेज अलाइन टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसमें मल्टीपल चैलेंजेस थे। कोर्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, फी बढ़ गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, लिविंग हाई कॉस्ट कोर्सेज आउट ऑफ द स्कीम। अगर हम अच्छी जगह से कोई कोर्स करना चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में तो वो नहीं कर पा रहे थे। अब जो न्यू स्कीम आई है उसमें लैंडिंग नेटवर्क हैज बीन ब्रॉडन फ्रॉम ओनली बैंक्स टू इंक्लूड नॉन एनबीएफसीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विद एक्सेस टू मोर स्किल कोर्सेज एंड हायर लोन लिमिट्स। ओके, तो स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पे हमने बहुत डिस्कशंस करे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में कई बार डिस्कस किया और ये चलता रहेगा क्योंकि ये स्किल और अनएम्प्लॉयमेंट ये इशू चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको हर एक टॉपिक बार बार कराता हूँ, मल्टीपल टाइम्स कराता हूँ, ठीक है। उसका रीजन यही है कि आपको चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि ये सारे थॉट्स ये आइडियाज ये नेचुरली आपके अंदर से फ्लो हो, कुछ रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, कल भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक सेशन किया था, जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको न्यूज़पेपर में बताए थे कि हम इन पे बात करेंगे। ठीक है, उस पर हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कल, आप वो देख सकते हैं ऐप पे जाके। चलिए, यहाँ पे बात है अब डिमेंशिया की। अब आपको पता है कि अभी इंडिया में एटलीस्ट करीब 8% जो लोग हैं वो ओल्ड एज हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो तो ऑलमोस्ट नीचे जा रहा है, 2.1 तक तो आ ही गया है, तो हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ओल्ड पीपल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी। ओके, तो इसके लिए क्या हम तैयार हैं? तो इस आर्टिकल को पूरा हम समराइज करके पढ़ते हैं, चलिए। India is facing significant public health challenges due to its rapidly aging population and the rise in modifiable risk factors such as air pollution। अब एयर पॉल्यूशन भी एक रीजन है जिससे डिमेंशिया के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड ओबेसिटी, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिस वजह से डिमेंशिया और ज्यादा हो रहा है लोगों में। अभी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। दीज फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डिमेंशिया केसेस ओवर द नेक्स्ट 2 decades। First is demographic change and health impact. Now you know that India has a growing elderly population due to steady decline in total fertility rate. Okay, as of 2019 करीब 10%। ठीक है, वैसे टू बी प्रिसाइज इट इज 8.9%, बट ठीक है, आप रफली 10% याद रख सकते हो कि 10% हमारी जो पॉपुलेशन है इट इज एज अबव 60 एंड बाय 2050 वी कैन एक्सपेक्ट दैट नियरली इट विल डबल टू अराउंड 20%। ठीक है, इतने 60 प्लस लोग हमारे पास होंगे बाय 2050। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं? टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये डिक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली। 1971 में कितना था? 5.2, यानी कि उस टाइम 5 भाई होना, 5 बहन या इस तरह से होना नॉर्मल था, बट अभी ऑलमोस्ट 2 तक आ चुका है, यानी कि हम दो हमारे दो वाली कहानी है। जबकि रिप्लेसमेंट लेवल क्या माना जाता है वर्ल्ड के लिए? अच्छा, 2.1। बट ओनली 5 स्टेट्स दैट इज बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर, इनका टीएफआर अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से अबव है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कई बार। यूपी बिहार वी ऑल नो, ठीक है। इसके अलावा झारखंड, मेघालय एंड मणिपुर, इन सब में अभी भी टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से ऊपर चल रहा है। So what are the risk factors for dementia? First is air pollution, hypertension, TBI and obesity are significant contributor to rising incidence of dementia. The prevalence of obesity has increased nationally, with more than third of women in some states being overweight or obese. Right. Next is health implication क्या होंगे? तो dementia including Alzheimer या फिर other neurodegenerative disorder is expected to affect millions of Indian families। अब देखिए, जब भी इस तरह के सोशल इश्यूज आप करते हो ना कहीं किसी रिपोर्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोट जरूर करना। ठीक है, वो अगर आपके आंसर में नहीं दिखेगा तो यू विल लूज अराउंड 1 मार्क्स।
ठीक है, तो लैंसेट कमीशन की 22 की रिपोर्ट कहती है कि एड्रेसिंग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कुड प्रिवेंट 40% ऑफ डिमेंशिया केसेस। अगर हम ये सारे रिस्क फैक्टर रोक लें, एयर पोल्यूशन, हाइपरटेंशन, टीबीआई, ओबेसिटी एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म्स, need for policy reform. Lancet Commission and National Family Health Survey emphasize the need for urgent policy reform, that is effective strategies including early detection ताकि बढ़े ना, ठीक है, intervention आप क्योर कर सको उनको टाइम दी, एंड एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स थ्रू पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने क्या इस पर अभी कोई इनिशिएटिव्स लिए? हाँ, लिए हैं कुछ तो, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं अंडर आयुष्मान भारत, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2011, ऑल दीज आर की इनिशिएटिव सपोर्टिंग एल्डरली वेलबींग। स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन से भी अगर होता है तो इसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्रिंजेंट एयर क्वालिटी रेगुलेशंस, एंड वी नीड टू प्रमोट क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी के लिए तो वो जरूरी है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल, बट मोबाइल्स ने सब कुछ खराब कर दिया है। हमें अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो पाए और अर्ली ट्रीटमेंट मिल पाए उनको। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ये एक्सीडेंट वगैरह में कभी हो जाता है, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी मेजर्स, रेगुलेशंस टू रिड्यूस टीबीआई इंसिडेंट्स, एनहांस अवेयरनेस अबाउट टीबीआई एंड इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। फिर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वी शुड डेवलप स्पेशलाइज्ड डिमेंशिया केयर फैसिलिटीज एंड ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन गैरियाट्रिक केयर। गैरियाट्रिक केयर इज लाइक मोर देन 80 ईयर्स वालों को कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट इन रिसर्च टू अंडरस्टैंड द डिमेंशिया एंड डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। Public awareness and support, raise public awareness and about dementia and its risk factors, encourage proactive measures for maintaining cognitive health and support for affected individuals and families. कंक्लूजन में कि इंडिया में डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एजिंग पॉपुलेशन कंबाइनिंग विद इंक्रीज डिमेंशिया और रिस्क फैक्टर्स नेसेसिटेट्स ए मल्टीफेसेटेड एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इन्वॉल्व्स पॉलिसी रिफॉर्म्स, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस टू एंश्योर ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर नेशंस एल्डरली पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल को समराइज करके पूरा तैयार कर लिया अबाउट द डिमेंशिया, ठीक है। फैक्टर्स क्या है रिस्क कॉज करने के, और उसके अलावा कि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है गवर्नमेंट की साइड से भी और पर्सनली भी इसको हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अबाउट द जियो कैलकुलस ऑफ मॉस्को विजिट, इसको तैयार करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू रशिया, द फर्स्ट इन हिज थर्ड टेन्योर, क्योंकि अभी तक जैसे मोदी जी की 2 टर्म नहीं, इससे पहले भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सब लोग अपनी पहली विजिट हमेशा अपने नेबरिंग कंट्री पे ही चूज करते थे, लेकिन मोदी जी ने अपनी फर्स्ट विजिट इस बार रशिया को चूज किया, और वो भी ऐसे टाइम पे जब पैरेलली नाटो का समिट भी चल रहा था। तो दिस स्पार्क जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस एंड रिएक्शंस पर्टिकुलरली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। This trip marks a notable shift in India's foreign policy and strategic priorities, especially concerning the ongoing conflict in Ukraine and broader international dynamics. तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, अंडर 3 हेडिंग देखते हैं हम इसको, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड बायलैटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तीनों के अंडर में हम लोग देखते हैं कि इंडिया को इसमें क्या क्या रशिया से बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट इज टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द विजिट। तो टाइमिंग को लेकर ही यूएसए ज्यादा नाराज है कि आपको यही टाइम मिला था रशिया जाने का। मोदीज विजिट टू रशिया आफ्टर 2 ईयर हियटस ड्यूरिंग द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, तब से नहीं गए, ठीक है, मिले कई बार लेकिन अलग अलग जगह, ऐसे रशिया नहीं गए थे प्राइम मिनिस्टर जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। मोदी हैज रिफ्रेन फ्रॉम अटेंडिंग एनुअल इंडिया रशिया समिट इन 22-23, क्योंकि इवन जो एनुअल समिट होता है दोनों देशों में वो भी अटेंड नहीं किया था मोदी जी ने 2 साल से। एससीओ वगैरह के साइडलाइन पे मिले थे जब उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। The visit signals a recognition that Russia has weathered initial setbacks in the Ukraine war and stabilizing its control over occupied territory. तो एक बात तो समझ में आ गई कि पहले लग रहा था कि रशिया शायद पीछे हट रहा है, बट ऐसा नहीं है, अब तो उसने अच्छे से कंट्रोल कर लिया उन रीजन्स को। ठीक है, दूसरा यूएस के कंटेक्स्ट में ये विजिट काफी सिग्निफिकेंस है। वी आर डिस्कसिंग एवरी पॉइंट वन बाय वन। ठीक है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया स्टैंड्स ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन कॉशियस। हमने क्या एम्फेसाइज किया? देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग रशिया डायरेक्टली। हमने क्रिटिसाइज नहीं किया, ठीक है, हमने किसी भी रेजोल्यूशन पर रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। मोदीज विजिट एंड जॉइंट स्टेटमेंट विद रशिया रेफरिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन रादर देन इन यूक्रेन। अब जो यहाँ पर मोदी जी की विजिट के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया उसमें वर्ड क्या यूज किया गया? ये जो स्टेटमेंट आते हैं ना, इनमें वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, राइट। तो ये दिखाता है इंडिया का स्टांस कि इंडिया अब भी ये नहीं मानता कि यूक्रेन के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। रशिया जो कर रहा है अपने सेल्फ डिफेंस में ठीक कर रहा है, क्योंकि ये सारी वॉर की जड़ है नाटो।
Next is US and Western reaction. The visit drew sharp criticism from Ukraine and expression of disappointment from US State Department and other officials. New Delhi appeared to anticipate potential changes in US policy, particularly with upcoming presidential election and possible shift under a new administration. स्ट्रेटेजिक अटोनमी एंड बायलैटरल टाइप्स। देखिए मैं यहाँ इंडिया रशिया रिलेशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मेंस 450 में। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग व्यू से कि वर्ल्ड किस तरीके से देख रहा है इंडिया की ये जो विजिट रही है रशिया में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की। स्ट्रेटेजिक अटोनमी, हमने असर्ट किया अपने स्ट्रेटेजिक अटोनमी को। मोदीज डिसीजन टू विजिट रशिया बट ही कैंसल्ड ए प्लान ट्रिप टू कजाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। ठीक है, रशिया तो गए लेकिन एससीओ समिट जो कजाकिस्तान में होने वाला है उसको कैंसिल कर दिया। दिस अंडरस्कोर इंडिया स्ट्रेटेजिक अटोनमी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ओवर चाइना। क्योंकि हम जानते हैं कि एससीओ क्या हो रहा है, पूरी तरीके से चाइना के ही गार्ब में जा रहा है। This move highlights India's attempt to maintain a balanced approach amidst its partnership with Western countries and ongoing tensions with China. India-Russia relations, the visit emphasized the importance of India-Russia ties, focus on energy cooperation, trade, investment, and both countries are exploring ways to circumvent Western sanctions. तो उन्होंने कहा ना कि हम लोग पेमेंट के इशू को कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, कोई तरीका निकालेंगे, एंड एनहांस इकोनॉमिक टाइज पर्टिकुलरली इन एनर्जी सेक्टर। जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन में ट्रेड एंड एनर्जी पे हम लोग डील कर रहे हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट भी, स्पेशली इन रशिया फार ईस्ट रीजन, वो हमने देखा था पिछले इंडिया रशिया रिलेशन के लेक्चर में भी। इंडिया रशिया ट्रेड हैज सर्ज्ड ड्रिवन बाय डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम कितना हुआ है, $65 बिलियन, बट अल्टीमेटली $61 बिलियन किसके फेवर में, रशिया के फेवर में। तो हम लोग यहाँ पर भी बहुत लॉस में जा रहे हैं। The visit included discussion on further cooperation in Russia's Far East and developing new trade routes like Chennai-Vladivostok Maritime Corridor. Mutual investment की बात करें तो investment includes significant deals like Rosneft stake in Vadinar refinery हमारे इंडिया में, ठीक है, वहां पे ये इसने इन्वेस्ट किया है कुछ स्टेक्स खरीदने के लिए, एंड इंडियन स्टेक्स इन रशियन ऑयल फील्ड्स, हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां की उनकी ऑयल फील्ड्स में, टू अवॉइड द वेस्टर्न सैंक्शंस। The focus on geo-economic strategy is crucial as India diversifies its military hardware imports. अब हम सिर्फ अकेले रशिया से नहीं खरीद रहे हैं, हम यूएस, इजराइल, फ्रांस सभी से खरीदते हैं। And seeks new connectivity route amidst US restriction on Iran-led projects. चार बाहर से हम लोग जाना चाहते थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बना रहे थे, बट वो सारे प्लान्स क्यों अटक गए, रशिया ईरान पे जो सैंक्शन लगाए यूएसए ने उस वजह से। ठीक है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड से रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चेन्नई, व्लादिवोस्टोक, साउथ चाइना सी से होते हुए। Okay, so concluding, Modi's visit to Russia represent a calculated move to reinforce India-Russia ties amidst shifting global dynamics and ongoing regional conflict. It underscores India's strategic autonomy and importance of its bilateral relationship with Russia, especially in context of energy security and economic cooperation. This trip is also a signal to international community about India's evolving foreign policy and its readiness to explore multiple strategic options. क्योंकि तो ये इस तरह की कंक्लूजन अभी से लिखने की आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको बहुत एडवांटेज देंगे। कर्नाटक जो बिल लेकर आया था कि हम रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर में कन्नड़ीज को, लोकल लोगों को, ठीक है, तो वो सिग्निफाई कर रहा है एक लार्जर प्रॉब्लम को। इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024 mandates 50% and 70% reservation for local candidates in management and non-management categories respectively. ठीक है, मैनेजमेंट में 50% कन्नड़ के लोग होना चाहिए एंड नॉन मैनेजमेंट में 70% लोकल लोग होना चाहिए। दिस बिल फेस वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी लीडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू पॉज इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड ऑफर अश्योरेंस टू एड्रेस कंसर्न। क्योंकि इंडस्ट्रीज को ठीक नहीं लगा था, ये उनका कहना था कि हम तो टैलेंट के बेसिस पर लेते हैं, ठीक है, अगर आप अपने लोकल लोगों को उतनी अच्छी स्किल्स, उतना अच्छा एजुकेशन और नॉलेज दे रहे हो तो हम उनको भी लेंगे, उन्हीं को प्रेफर करेंगे, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर अभी के लिए फिलहाल इन्होंने पॉज कर दिया इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट इज ये हैवी हैंडेड प्रोविजंस माने गए। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द बिल्स स्ट्रिंजेंट रिजर्वेशन कोटा कुड बी डेट्रीमेंटल टू बिजनेसेस एंड स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि बैंगलोर ऐसी हब नहीं बना है, बैंगलोर बना है टैलेंट की दम पे हब। The high percentage of reservation may deter investment and lead to operational challenges for industry. Okay. क्योंकि आप मैनेजरियल पोस्ट पे ऑब्वियसली टैलेंट को ही चाहोगे, वो फिर ऐसा नहीं है कि लोकल कैंडिडेट लाइए वरना अपॉइंटमेंट मत कीजिए, तो फिर वो उनके बिजनेस को खराब करेगा और इन्वेस्टमेंट जो आने होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो ये दो चैलेंजेस बनेंगे। Constitutional concern, obviously there is constitutional concern because it appears to conflict with the right to freedom of movement and employment
across India guaranteed by the constitution. The domicile requirement could promote parochialism and undermine national unity. बट कर्नाटक इज नॉट द फर्स्ट स्टेट टू डू दिस। हरियाणा ने भी किया था, उससे पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश ने, कमलनाथ सरकार बनी थी तब उन्होंने भी ट्राई किया था। तो ये सब चीजें सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है, वो अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं जॉब क्राइसिस इस तरह के हैं कि सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने जो लोकल लोग हैं, ठीक है, वैसे बात है कि माइग्रेंट्स जॉब करने आ रहे हैं, तो माइग्रेंट्स आपको इलेक्शन में वोट तो नहीं दे रहे, ठीक है, वो अपने स्टेट में जाते हैं वोट देने, तो फिर इनको हमेशा रहता है कि अपने लोकल लोगों को दो, ताकि शो किया जा सके कि हमने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया है। Economic implication. The bill could exacerbate regional economic disparities by discouraging industries from setting up operations in Karnataka, thereby limiting job opportunities for local population in the long run. ठीक है, तो ये तो हुई बिल की बात, बट अंडरलिंग बड़े इश्यूज क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट इज जॉब क्राइसिस। इंडिया इज फेसिंग ए सीवियर जॉब क्राइसिस विद हाई youth unemployment and underemployment. The current growth model, heavily reliant on high-end service sector, has not generated sufficient employment opportunities for expanding youth population. This is first job crisis. Second is regional socio-economic disparities. Disparities between different states. ठीक है, बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, यूपी में ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम नोएडा को निकाल दें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है वहां भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर उन्हें माइग्रेट करना ही पड़ता है। Disparities between different states in terms of economic development and job creation has led to distress migration. Many individuals migrate not by choice but due to lack of opportunities in the home state. Political accountability. Bill reflect the state's political leadership attempt to address local employment concerns. क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग वोट दे रहे हैं क्वेश्चन तो आप ही को करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है हमारे लोगों को। However, it also highlights the failure of some state government to adequately develop their regions and provide sufficient job opportunities locally. ठीक, जैसा कि बिहार में हमेशा, बिहार के बारे में हमेशा कहता हूँ, वहाँ तीन ही लोग अमीर हो सकते हैं, या तो जज हो, या फिर ब्यूरोक्रेट हो, या नेता हो, और बाकी जो अमीर हैं वो सब बस इन्हीं तीन से जुड़े हुए हैं, कि प्राइवेट सेक्टर का कुछ हुआ ही नहीं कभी बिहार में कुछ। ठीक है, यूपी में भी नोएडा डेवलप हुआ, उसके अलावा बाकी यूपी में उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो ये दूसरी गवर्नमेंट्स के फेलियर भी दिखाता है कि आप अपने स्टेट में तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाए हो। इट इज इक्वली ट्रू फॉर मध्य प्रदेश, एक्सेप्ट इंदौर देयर इज नथिंग। Preference for migrant workers. Industries often prefer migrant workers for unskilled jobs because they are less likely to form unions and are perceived to be more easily exploitable. This preference can depress local wage and reduce job opportunities for local workers. जैसे मोस्टली, अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, बट बिहार झारखंड से जो मजदूर आते हैं वो थोड़े चीप, सस्ते में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर लोकल लोगों को हायर नहीं करते हैं स्टेट में। ठीक है, जैसे नोएडा दिल्ली में देखिए आप, जितने डोमेस्टिक हेल्पर लड़कियां काम कर रही हैं मोस्टली फ्रॉम झारखंड, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, वो अगर दिल्ली या यही नोएडा की रहने वाली लोकल लड़कियों को अपने यहाँ एज अ हेल्पर का रखेंगे घर में, दे विल चार्ज हाई। चलिए, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है आखिर इसका। फर्स्ट इज देयर इज अ नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिबेट involving politicians, the corporate sector, and civil society to address the job crisis. Solution should go beyond temporary measure and address the root cause of unemployment and regional disparity. And root cause is poor quality of education. स्कूल हो या कॉलेज हो। एंड अगेंस्ट नेक्स्ट इशू इज स्किल्स। जब तक ये दो रूट कॉज हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये टेम्पररी सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला। Political accountability. Both state and national leadership need to be held accountable for large scale distress migration. ठीक है, उन स्टेट से भी पूछने की जरूरत है कि आपके स्टेट से इतना ज्यादा माइग्रेशन क्यों हो रहा है। झारखंड इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपको रेवेन्यू भी आता है, उसके बाद भी आपके यहाँ से छोटी छोटी बच्चियां क्यों दूसरों के घरों में जाके काम कर रही हैं दिल्ली नोएडा में। राइट, बिहार की भी यही हाल है। तो क्वेश्चन उन स्टेट गवर्नमेंट से ही पूछे जाने चाहिए। ए क्रोनिक अंडर development of certain regions, ensuring equitable development across state is crucial. Institutional and political maturity. Federalism and national unity require an institutional response and greater political maturity. Reviving the National Development Council could be a step towards addressing these issues collaboratively. ये NDC जब से नीति आयोग बना है, जब से ये ठंडे बस्ते में चला गया। Corporate sector must ensure fair working standards for unskilled labor and avoid exploiting workers. Precarity for profit. This includes creating a more inclusive and equitable employment environment. अभी इकोनॉमी सर्वे में हाईलाइट किया गया कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रोथ देखी गई है। राइट, लेकिन उसके कमेंसुरेट इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया था फ्रॉम 30% टू 22% एंड 15%। ठीक है, एग्जिस्टिंग के लिए और ये नई इंडस्ट्रीज के लिए।
बट आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था ताकि आप न्यू इंडस्ट्रीज लगाएं, आपके पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आप न्यू इंडस्ट्रीज लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बट आप वो प्रॉफिट को अपनी जेब में रख लिया आपने, न्यू फैक्ट्रीज लगाई, ना इंडस्ट्रीज, ना न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, आपने बस अपना प्रॉफिट 4 टाइम्स बढ़ा लिया। ठीक है, तो कॉर्पोरेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। The Karnataka Reservation Bill is a symptom of broader systematic issues related to India's job crisis and regional socio-economic disparities. While the bill itself may require revisions, the underlying problem need to be addressed through comprehensive policy reforms and collective efforts from all stakeholders. This will be essential for ensuring sustainable economic growth, social cohesion, and political stability in India. All right, तो चलिए आगे चलते हैं। अब फिफ्थ टॉपिक ऑफ द डे इज इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये प्रॉपर एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में। द इश्यू ऑफ इलीगल कोल माइनिंग इन इंडिया। पहले कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं रिसेंटली। एक इंसिडेंट था सुरेंद्र नगर गुजरात से जुलाई 2024 में। 3 वर्कर्स डाइड ऑफ एफिसिएशन, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन की कमी से, इन एन इलीगल कोल माइनिंग नियर भेट विलेज। गुजरात का मैटर था ये। द वर्कर्स लैक एसेंशियल सेफ्टी गियर्स, क्योंकि इलीगल है तो आपने कोई सेफ्टी गियर्स भी नहीं दिए उनको, लाइक हेलमेट्स एंड मास्क। FIR indicated that accused failed to provide necessary safety equipment and police registered a case of culpable homicide not amounting to murder against 4 individuals. ठीक है, मर्डर नहीं माना, उसके बाद भी कल्पेबल होमिसाइड माना गया है, जैसे कार से एक्सीडेंट हो जाता है ना, उस टाइप का। अदर इंसिडेंट्स, धनबाद में भी, झारखंड में इसी तरह के इंसिडेंट्स आए थे, जहां पर इंक्लूडिंग ए चाइल्ड डाइड आफ्टर एन इलीगल माइन कोलैप्स। पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल से भी एटलीस्ट 3 पीपल वर किल्ड इन ए माइन कोलैप्स ड्यूरिंग इलीगल एक्सट्रैक्शन। इलीगल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है इलीगल माइंस में। दिस इज बिगेस्ट इशू। और जितनी चलती है ना इलीगल माइंस, आधे से ज्यादा नेताओं की चलती है, मतलब उन्हीं से जुड़े हुए लोगों की। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। कोल माइनिंग इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन 2 फेजेस। सबसे पहले कुकिंग कोल को नेशनलाइज किया गया 1971-72 में, फिर नॉन कुकिंग कोल को भी नेशनलाइज किया गया 1973 में, ऑल ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। Coal Mines Nationalization Act 1973 governs coal mining eligibility. Illegal mining is a state issue, as law and order are state responsibilities. Reasons क्या है इस rampant illegal coal mining के? First is high demand of coal. Coal is essential for 55% of India's energy needs. आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल पर डिपेंडेंट है. So demand for coal is often exceeds the legal supply, so leading to illegal mining. इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, कोल रिच एरियाज और ऑफन इम्पावरेज। ठीक है, ये इनके लिए पता है रिसोर्स जो मिल रहा है ना, वही इनके लिए अभिशाप बन गया है। जबकि वो तो अच्छी लाइफ देने का एक सोर्स बनना था, बट वही अभिशाप बन गया कि इनका एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा हो रहा है वहां। कोल रिच एरियाज आर ऑफन इम्पावरेज, जैसे झारखंड, दे हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट ड्राइविंग इलीगल माइनिंग्स। illegal mining can be lucrative option for locals due to minimal operational cost and significant profit. तब यहाँ पे जो भी थोड़े दमदार लोग होते हैं, नेताओं से जुड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये माइन हम ऑपरेट तो करेंगे लेकिन इलीगली करेंगे, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा। कुछ लीगली शो नहीं करना है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर ही लेंगे, जस्ट लाइक KGF। Weak enforcement and corruption. Remote areas have inadequate monitoring and weak enforcement of mining regulations. Illegal mining often has tacit support from local politician leaders and coal mafias. Regulatory and structural issues. Illegal mines use rudimentary techniques. ठीक है, जैसे रेड होल माइनिंग आपने सुना है, छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता है, हाथों से वो कोयला खोद के लाते हैं। ठीक है, rudimentary techniques यूज करती हैं। Lacking proper safety measures. Structural support in illegal mines are often inadequate, leading to hazardous working conditions. तो वर्कर फैटिलिटीज की बात करें तो यस, देयर इज लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, वर्कर्स ऑफन लैक हेलमेट्स, मास्क, अदर एसेंशियल सेफ्टी गियर, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फैटिलिटीज फ्रॉम इनहेलिंग टॉक्सिक गैसेस एंड कोल डस्ट। माइंस आर प्रोन टू केव इन, जैसे जब आप अंदर जा रहे हो तो आप ऊपर से ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के आपको नीचे से कुछ लगाना होता है, जैसे सपोज बांस बैम्बू लगा दिया इस टाइप की चीजें, राइट। तो वो कई बार केव इन भी कर जाती है कि गिर जाती हैं और अंदर आप फंस जाते हो, फिर मर ही जाते हैं ऑब्वियसली। माइंस आर प्रोन टू केव-ins, लैंडस्लाइड्स, एक्सप्लोजंस ड्यू टू इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अनट्रेन्ड लेबर होते हैं ये, मेनी वर्कर्स आर अनट्रेन्ड एंड अनअवेयर ऑफ द रिस्क लीडिंग टू हायर फैटिलिटीज। नेग्लिजेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेटर्स नेग्लिजेंस, एक्सप्लॉइटेशन आर रैम्पेंट इन इलीगल माइनिंग ऑपरेशन, राइट। तो ये वर्कर की फैटिलिटीज देख ली हमने, रीजंस देख लिए इसके। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इसको कर्टेल करने में। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंस। Local economies often rely on mining, make it difficult to shut down illegal operation. Okay, जैसे आप मेघालय में जाएंगे वहां भी कोल माइनिंग होती है, तो लोकल इकोनॉमी जो है वहां की वो जो मोस्टली इसी पर डिपेंडेंट है।
नेक्स्ट इज वंस ऑफिशियल माइनिंग ऑपरेशंस एंड इलीगल माइनिंग टेक्स ओवर दिस टू सपोर्ट दी लोकल कम्युनिटी। अब जैसे कोई बड़ी माइनिंग थी वहां पे, हो गया, पूरा एक्सप्लोइट कर लिया, खत्म हो गया, ठीक है, ऑफिशियल, तो उसके बाद ये लोग इलीगली माइन करना शुरू कर देते हैं उसको, थोड़ा बहुत जो भी बचा होता है। सेकंड इज लीगल फ्रेमवर्क ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लीडिंग टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड अलाउइंग इलीगल माइनिंग टू प्रोसेस, ठीक है, लूप होल्स बहुत हैं इनमें। Third is government responsibility. The union government often shifts responsibility to state authorities since illegal mining is a state law and order issue. So, in conclusion, you can say that illegal coal mining in India is a multifaceted issue driven by high demand for coal, economic hardship, weak enforcement and regulatory challenges. Addressing it requires coordinated efforts from both central and state governments alongside stricter enforcement of safety regulation and better economic opportunities for affected communities. ठीक, तो ये इलीगल माइनिंग के ये सारे पॉइंट्स इसी आर्टिकल में दिए हुए थे जो हमने आपके साथ समराइज करके पढ़ लिए। ठीक है, पूरा एक आर्टिकल ही था, मतलब पूरा एक आंसर ही तैयार हो चुका है आपका इलीगल कोल माइनिंग पर। और देखिए ये कोल माइनिंग कोल पर है, ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग पे यही सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। ओके, सो उस तरीके से नोट्स बनाइए, किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग में यही पॉइंट्स काम आएंगे। फोकस ऑन रेजिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी ऑफ ग्रोथ, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया है तो कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए। फिर उसके अलावा हम लोग न्यू स्कीम्स लेकर आए 3-4, जैसे आप अगर किसी को रिक्रूट करते हो न्यू इन काइंड ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, तो सरकार आपको 5,000 रुपए देगी, ठीक है, और 6,000 रुपीज का 1 मंथ वन टाइम ग्रांट भी देगी। ठीक? तो वो सब खैर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे जापान ने अपने सामने विजन रखा है, स्पेस हब बनना चाहता है ये रॉकेट लॉन्चिंग में। ठीक है, तो हमारे उतना काम का नहीं है, सिर्फ जान लीजिए। टी स्पेस एक ताइवानीज रॉकेट स्टार्टअप है। अटेम्प्ट टू लॉन्च ए रॉकेट फ्रॉम जापान हैज वॉन सपोर्ट अमंग जापानीज स्पेस बिजनेसेस। Japan wants its private space industry to be worth more than $50 billion in early 2030s, launch 30 rockets a year and become Asia's space transportation hub. सॉरी, सो ये न्यूज हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि स्पेस सेक्टर में सभी कंट्रीज अब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एनकरेज करती हैं। ओके, और इंडिया ने भी अपने स्पेस सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म करे, वो हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ओके, मेन 450 में हम लोग से वो टॉपिक्स देखते हैं जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो भी हॉलिस्टिकली, ताकि वो जिनके आने के चांसेस एज इट इज होते हैं। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को जोड़ना, कनेक्ट करना सीख जाएं। नेक्स्ट इन यूएस नेतन्याहू कॉल फॉर ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ईरान, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ईरान किस तरीके से अपनी प्रॉक्सी को यूज करता है टू परपिचुएट टेररिज्म। यहाँ पे यूएन एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को कहा है कि आप लोग के यहाँ काफी डिस्क्रिमिनेशन के केस आ रहे हैं अगेंस्ट अहमदिया। अहमदिया मूवमेंट आपने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, इन पे हमेशा से पाकिस्तान ज्यादा पसंद नहीं करता इनको। दिस कंसर्न ओवर एलिगेशंस ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अहमदिया वर्शिपर्स टू प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट देयर पार्टिसिपेशन रिलीजियस हॉलीडे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम के नाम पे देश ले लिया तो सबको एक बराबर मान लिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वहां भी चलता है। रशिया एंड चाइनीज बॉम्बर स्टेज जॉइंट पेट्रोल नियर अलास्का। अब अलास्का आपको पता है रशिया से हार्डली कुछ ही दूर होगा, बीच में से बैरिंग स्टेट निकलती है सिर्फ। ठीक है, मैप अभी मैंने ऐड नहीं किया, हम देख लेंगे कभी बाद में। रशिया चाइना बॉम्बर्स स्टेट जॉइंट, तो ये यूएस के लिए हमेशा से एक कंसर्न है कि ये दोनों कंट्री साथ तो आ ही रही हैं, बट ये हमारी टेरिटरी अलास्का के इतने करीब में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। ठीक है, हालांकि रशिया कहना है कि थोड़े दिन पहले यूएस के बॉम्बर्स भी हमारी टेरिटरी के बहुत करीब आ गए थे। So Russia and Chinese jets stage a joint patrol over eastern Russia and Bering Sea near Alaska with nuclear capable bombers। जब क्योंकि मॉस्को का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजे थे नियर रशियन एयर स्पेस। ठीक है, तो इनमें भी आपस में तनातनी चल रही है। ओके, तो ये द हिंदू हो गया, हम थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस को देख लेते हैं, उसमें भी हमारी एक तो न्यूज काम की है। सॉरी, ये कल का है। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस कि एक स्कीम लॉन्च की गई है कि हम टॉप 500 फर्म्स के साथ आपको इंटर्नशिप कराएंगे, राइट। तो उसी पे अभी स्टेट कह रहा है कि हम टॉप 500 फर्म्स पे फिक्स कोटा देंगे कि इतने लोगों को आपको इंटर्नशिप करानी है। और उसमें पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है, अपने प्रॉफिट का 3% आपको डालना होता है उसमें हर कॉर्पोरेट कंपनीज को। तो और ये जो कोटा किया जाएगा कितने लोगों को आपको ट्रेन करना है, वो म्यूचुअली एग्रीड होगा, वॉलेंट्री होगा, ऐसा कोई पनिशमेंट वाला नहीं। हालांकि स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईएम, आईआईटीज एंड सीएस या पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ दे विल बी एक्सक्लूडेड। अभी इस पे फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली इनको जरूरत नहीं है, इनको जॉब्स मिल जाती हैं।
Government plans to talk to top 500 companies and mutually agree on a voluntary quota system for taking on board interns under the employment package. ठीक है, बेस्ड ऑन सीएसआर एक्सपेंडिचर, डिटेल्स आर येट टू बी वर्कड आउट। तो जब वर्कआउट होगी तब देखेंगे, अभी बस इतना रखा गया है कि टॉप 500 कंपनी के साथ आपको करवाया जाएगा। लीडर्स ऑफ 10 ट्राइबल काउंसिल्स इन नॉर्थ ईस्ट यूनाइट टू पुश डिमांड्स। अब देखिए, हमने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा है कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, कितने हैं टोटल? करीब 10 हैं। ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये इनको थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी डोमेन में कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है कि विद इन द स्टेट भी आप अपने आप को ऑटोनमसली गवर्न कर सकते हो, जैसे वो गोरखा दार्जिलिंग वाला गोरखा इशू, ठीक है। तो इस पे हम लोग कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि हम लोग पॉलिटी का भी जो स्टैटिक का एस्पेक्ट्स है इसको लेकर वो भी देख लेंगे हम, और इस टॉपिक को पूरी तरह तैयार भी कर लेंगे। अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बिल लाने वाली थी सेंटर, जो कि 2019 में ला रहे थे, बट वो पेंडिंग रह गया कि ये जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनको और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। बट वो बिल पेंडिंग पड़ा है, तो उसी के रिगार्डिंग ये लोग मिले थे। आगे चलते हैं, एक न्यूज और काम की है बस, फिर हम खत्म करते हैं सेशन। ये वाली तो हमने देख ली है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज वाइट कैटेगरी सेक्टर। ये वाइट कैटेगरी सेक्टर्स आर लाइक जो पॉल्यूशन नहीं करते ज्यादा, जैसे साइकिल असेंबली का प्लांट है, तो उसमें क्या पॉल्यूशन हो रहा है? कुछ नहीं, असेंबली हो रही है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम नो पॉल्यूशन कंट्रोल परमिट से, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। दोज इंडस्ट्रीज विच आर प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग एंड कैटेगराइज अंडर व्हाइट कैटेगरी बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट अंडर एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट। यहाँ पे जो परमिशन दी जाती है उनको कहते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। दे आर ग्रांटेड टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज एफ्लुएंट्स और एमिट पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, बाइसिकल्स, इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा यहाँ से। निसार इसरो और यूएस नासा का जॉइंट मिशन था, ठीक है, इंडिया यूएस कॉपरेशन में हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं, बट फिलहाल के लिए इस प्लान को अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। इस साल भी शायद ये नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो obvious सी बात है, हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अगर लॉन्च हो जाती है साल के एंड में तो हम जानेंगे कि इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें नहीं जानना है। कमला हैरिस क्या कर रही है क्या नहीं, इसमें कोई भी आर्टिकल आज इतना काम का नहीं है। ओके, ये माइनिंग एंड पावर है स्टेट्स की, तो ये हमने माइनिंग एक्ट पूरा अच्छे से डिटेल में कर ही लिया है आज ही, ठीक है। तो इस पे कुछ नहीं जानना आप। अब पेरिस ओलंपिक है, नॉट दैट बिग इशू फॉर अस, ओलंपिक्स एंड ऑल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में किया इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ठीक है, 10,000 करोड़ का, उसको डिस्कस कर लिया हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि एनवायरमेंटल कंसर्न क्यों आर्टिफिशियल को लेकर, तो इसको हम सेपरेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।